नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। सबसे पहले बात पूर्ण शराबबंदी के दावों की हकीकत की। बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी वाले सूबे में पुलिस अपनी मुस्तैदी का दावा करती है, लेकिन पटना में पुलिस मुख्यालय से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर, जी हां, वो पुलिस मुख्यालय जहां डीजीपी से लेकर नीचे के अधिकारी तक बैठते हैं, वहां से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर शराब की अवैध फैक्ट्री मिलती है। तो उसे आप क्या कहेंगे? सीएम दफ्तर से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर शराब का कारखाना मिलता है। तो उसे आप क्या कहेंगे? पटना शहर के बीचों बीच देसी शराब का अवैध कारखाना चल रहा था और पुलिस को खबर तक नहीं थी। हैरानी की बात है कि इस बार भी पुलिस कारखाने को तलाशने नहीं बल्कि अतिक्रमण हटाने गई थी। कुंभकर्णी नींद से जागा पटना प्रशासन। आशियाना दीघा मोड़ पर पहुंचा तो था अतिक्रमण हटाने, लेकिन अतिक्रमण हटाने के दौरान जो तस्वीर सामने आई उसने वहां मौजूद लोगों के होश उड़ा दिए। शहर के सीने पर शराब का अवैध कारखाना चल रहा था। हर रोज शराब की बड़ी खेप तैयार हो रही थी और महकमे को खबर तक नहीं थी। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आशियाना दीघा मोड़ के पास सड़क से सटे इस इलाके में कैसे शराब की भट्टी चल रही थी और पुलिस को खबर तक नहीं थी। कहा जा सकता है कि ये राजा बाजार स्थित आशियाना मोड़ पर यह स्थित है। अवैध शराब की भट्टी थी। देसी शराब यहाँ बनाए जाते थे और ये देखिए कितना लंबा चौड़ा ये भट्ठा था शराब का। और ये अतिक्रमण हटाने के दौरान, जो अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है, उसके दौरान ये अवैध शराब की भट्टी पकड़ी गई है। पटना प्रमंडल के जो आयुक्त हैं संजय कुमार अग्रवाल, उनके नेतृत्व में ये छापेमारी चल रही थी और देखा जा सकता है किस तरह से कितना लंबा चौड़ा ये अवैध शराब की भट्टी यहाँ पर पकड़ी गई है। अतिक्रमण अभियान के दौरान जो भट्टियां मिली उनमें धुएं और चिंगारी को आप साफ साफ देख सकते हैं। मतलब अतिक्रमण अभियान से कुछ देर पहले भी देसी शराब बनाने का काम जारी था और ये सब कुछ हो रहा था पुलिस और प्रशासन की नाक के नीचे। ओपी की आड़ में पीछे की तरफ इन लोगों ने एक शराब की भट्टी भी खोल रखी थी, जो आज अतिक्रमण अभियान के दौरान ये काफ़ी बड़ी मात्रा में शराब यहाँ बरामद हुई है और जो भी दोषी हैं उन सबको अभी गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जा रही है। बस देखते जाइए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको देसी शराब बनाने का सामान दिख जाएगा। शराब की इस भट्टी को देखकर जाहिर होता है कि यहाँ हजारों लीटर देसी शराब बनाया जाता था और यहीं से बड़ी मात्रा में देसी शराब की सप्लाई भी होती थी। उसका आगे पीछे क्या लिंक है उसको भी हम लोग एस्टेब्लिश करेंगे कि ये कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, कहाँ सप्लाई हो रही है, क्योंकि अभी पुलिस पूछताछ कर रही है। शराबबंदी वाले सूबे में पटना के बीचों बीच शराब की ये भट्टी शराबबंदी की सच्ची तस्वीर है, जो पुलिस और प्रशासन दोनों के काम पर बड़ा सवाल है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से नीलकमल की रिपोर्ट। तो पुलिस मुख्यालय से महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर पटना के पौष इलाके में अतिक्रमण की आड़ में जिस तरह से शराब फैक्ट्री का खुलासा हुआ है, उससे शराबबंदी को लेकर पुलिस की सक्रियता और खुफिया तंत्र पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल है कि जहां पूरा सरकारी अमला है, पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी बैठते हैं और उससे महज चंद किलोमीटर की दूरी पर शराब माफिया इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं और पुलिस को भनक तक नहीं लगती। सवाल यह भी, कहीं इस शराब फैक्ट्री को किसी वीआईपी का संरक्षण तो नहीं मिला था, या फिर सिस्टम की मिली भगत से सब कुछ यहां चल रहा था? इन सवालों का जवाब तो देना पड़ेगा। सवाल यह भी कि इस फैक्ट्री में जो शराब बनाई जा रही थी उसका सप्लाई कैसे हो रहा था, कहां खपाए जा रहे थे शराब? ये तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पटना प्रशासन को देना होगा। और वहीं बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नशे पर सियासत भी शुरू हो गई है। सियासी समीकरण साधने की कोशिश शुरू हो गई है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने शराबबंदी पर जनमत संग्रह कराने की बात कर एक नई बहस छेड़ दी।
जिस पर पलटवार करते हुए जेडीयू ने कहा, आरजेडी को पहले अपने शासनकाल के कार्यों पर जनमत संग्रह कराना चाहिए। शराबबंदी पर सियासी विषाद। देखिए शराबबंदी तो है नहीं, राजस्व के बहाने आरजेडी का वार। लेकिन सरकार ने जो बिहार सरकार का राजस्व होता है उसको हानि पहुंचाने का काम किया। जनता को जनमत संग्रह का जाम। राजस्व की जो हानि हुई है उसका जनमत संग्रह करेंगे और जनमत संग्रह में जो राय बनेगी वो मैं काम करूंगा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में नशे पर सियासी समीकरण सेट करने की शुरुआत हो गई है। शराबबंदी से राज्य को राजस्व का नुकसान होने का हवाला देते हुए आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनी तो शराबबंदी पर जनमत संग्रह कराया जाएगा और जो जनता की राय होगी वो किया जाएगा। यानी चुनावी साल में आरजेडी ने जनता को जाम का सपना दिखा दिया है। आरजेडी के जनमत वार पर जेडीयू नेता श्याम रजक ने पलटवार किया। श्याम रजक ने कहा कि आरजेडी पहले अपने शासनकाल में किए गए कार्यों पर तो जनमत संग्रह करा ले। देश में कटुता फैलाना, राज्य में कटुता फैलाना, समाज में ईर्ष्या पैदा करना, कई तरह की विविधताएं पैदा करना, कई लोगों का शोषण और दोहन करवाना और करना, इन सारे चीज़ों का भी जनमत उनको पहले करा लेना चाहिए। सरकार के अपने तर्क हैं और विपक्ष के अपने तर्क। अब जरा उन महिलाओं की भी सुन लीजिए जिनकी मांग पर सरकार ने 4 साल पहले शराबबंदी की। जब शराब बंद हुआ था तो उस समय एक खबर सुन के आपको कैसा लगा था? बहुत अच्छा लगा था। अब क्या कहना है इस पर? इस पे जो था वही रहना चाहिए, वही रहना चाहिए। यानी कि जो इधर उधर बिक रहा है उसको भी रोक लगाना रोक चाहिए। रखना चाहिए। आप लोग कभी चाहेंगे कि फिर से शराब बिके? नहीं नहीं ना, शराब नहीं बिकना चाहिए। नहीं ना? लेकिन अभी क्या स्थिति है? बिक रहा है, दारू बिक रहा है। सुना आपने, ये राजधानी पटना की महिलाएं हैं। इनका साफ कहना है कि शराबबंदी का फैसला बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी सच है कि शराबबंदी के बावजूद शराब की बिक्री हो रही है। यानी जिनकी मांग पर शराबबंदी हुई वो इसे और सख्ती से लागू कराना चाहती हैं, जबकि आरजेडी जिसने सरकार में रहते हुए शराबबंदी का समर्थन किया था वो विपक्ष में आने के बाद शराबबंदी पर जनमत संग्रह कराने की बात कहने लगी। अब सवाल है कि क्या शराबबंदी का विरोध कर 2020 जीतने का है प्लान? इससे भी बड़ा सवाल, सरकार में रहकर समर्थन तो विपक्ष में जाने के बाद विरोध क्यों? राजस्व के नाम पर नशा की सियासत क्यों? क्या नीतीश के विरोध के लिए शराबबंदी का विरोध हो रहा है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। पार्टी लाइन से हटकर बयान देने वाले नेताओं को जेडीयू ने साफ संकेत दे दिया है कि इस तरह की बातें अब बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने कहा कि पार्टी को खड़ा करने में पवन वर्मा की कोई भूमिका नहीं रही है और पार्टी ऐसे नेताओं के बयान को तवज्जो नहीं देती। जेडीयू को बगावत बर्दाश्त नहीं। पवन वर्मा को पार्टी की दो टूक। अति करेंगे तो निकाल दिए जाएंगे। हम लोग तो जल्दी नहीं निकालते हैं, जब देखते हैं कि अति हो गया तभी बात करते हैं। 21 जनवरी को जेडीयू के पूर्व सांसद पवन वर्मा ने पत्र लिखकर पार्टी प्रमुख नीतीश कुमार से नागरिकता कानून और एनआरसी पर सफाई मांगी और फिर बयान देकर अपनी बात को दोहराया। पवन वर्मा के इस कदम को जेडीयू ने काफी गंभीरता से लिया है। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने साफ साफ कहा कि पार्टी को खड़ा करने में पवन वर्मा की कोई भूमिका नहीं है। बावजूद इसके पार्टी ने उन्हें इतना सम्मान दिया। अच्छा होगा अगर चर्चा में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी न करें। इस पार्टी को बिल्डअप करने में उनकी कोई भूमिका नहीं है, इसलिए उनके बयान देने का हम लोगों के लिए कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है, उसका कोई असर नहीं है। वहीं अब पवन वर्मा की लिखी गई चिट्ठी पर सियासत भी शुरू हो गई है। आरजेडी जहां पवन वर्मा के पक्ष में बोल रही है तो बीजेपी को लगता है कि पवन वर्मा किसी खास एजेंडे के तहत ऐसा कर रहे हैं। पवन जी जो कह रहे हैं उसके बाद जो मुख्यमंत्री जी की जो चुप्पी है, तो एक औपचारिक विलय की तिथि ही बाकी है। सिर्फ किसी दिन नागपुर से इशारा आएगा, एक तिथि घोषित होगी और जनता दल यूनाइटेड अपनी इयत्ता को
भारतीय जनता पार्टी में विलीन कर देगा। इस चिट्ठी का निहितार्थ मैं यही समझता हूँ। सरकार में एक दरार पैदा करने के लिए इस तरह से बयान दे करके लोगों में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन वो दाल गलने वाला है नहीं। और जदयू और बीजेपी एलजेपी साथ है, अब आगे भी साथ है। नागरिकता कानून, एनआरसी और एनपीआर पर मचे सियासी बवाल के बीच जेडीयू ने दिल्ली में बीजेपी से गठबंधन कर साफ संदेश दे दिया है कि फिलहाल जेडीयू बीजेपी गठबंधन काफी मजबूत है और जिसको पार्टी में रहना है वो गठबंधन के खिलाफ ना बोले तो ही उसके लिए अच्छा होगा। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ, दानापुर से अमरजीत और दिल्ली से अमितेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और वहीं जेडीयू नेता और बिहार सरकार में मंत्री जयकुमार सिंह ने पवन वर्मा और प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। जयकुमार सिंह ने कहा कि पार्टी को खड़ा करने में इन दोनों नेताओं की कोई भूमिका नहीं रही है, फिर भी पार्टी ने इन्हें इतना मान सम्मान दिया और ये लोग पार्टी के खिलाफ ही बोल रहे हैं। अगर समय पर नहीं चेते तो इन लोगों पर कार्रवाई होगी। एक उनकी पढ़ाई लिखाई विद्वता को देखते हुए बहुत आदर दिया है बिहार सरकार ने। राज्यसभा सदस्य कोई मामूली चीज़ नहीं है, तो उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला। पार्टी का उपाध्यक्ष के, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के पद पर पीके जी को रखा गया है। उनको ये समझना चाहिए कि मैं जिस दायित्व को निर्वहन कर रहा हूँ उसे बारीकी के साथ निर्वहन करना चाहिए था, न कि पार्टी में ही रहकर पार्टी में विदर्घात करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर राजगीर में जेडीयू का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। इस प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन राज्यसभा सांसद आरसीपी सिंह और हरिवंश ने किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जेडीयू का ये प्रशिक्षण शिविर काफी महत्वपूर्ण है और इस प्रशिक्षण शिविर में जेडीयू के पदाधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर प्रखंड और पंचायत अध्यक्ष के साथ ही कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इस तरह की ट्रेनिंग शुरू की गई है। वहीं राज्यसभा सांसद हरिवंश ने कहा कि जेडीयू इस बार काफी अच्छी और पूरी तरह से तैयार होकर विधानसभा चुनाव में उतरेगी। विधानसभा का चुनाव होना है और हम लोगों ने अभी आपको देखा ही होगा कि पूरे प्रदेश में हम लोगों ने विधानसभावार बूथ अध्यक्ष, बूथ सचिव का सम्मेलन किया, बहुत सफल सम्मेलन किया है। तो हम लोग तो तैयार हैं और अभी हम सब कार्यकर्ता को प्रशिक्षित कर देंगे। तो आप जरा जान लीजिए, पहले लोग क्या कहते थे कि जनता दल यू में नेता है, संगठन नहीं है। अब जनता दल यू का जो संगठन है वो बूथ स्तर पर न सिर्फ बन गया है, न सिर्फ स्थापित हो गया है, बल्कि अब प्रशिक्षित भी हो जाएगा। रामचंद्र बाबू के नेतृत्व में यह पहला प्रशिक्षण नहीं है, पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा। ये कई प्रशिक्षणों का हिस्सा है और पिछले कई वर्षों से चल रहा है। प्रशिक्षण वो कार्यक्रम है जिससे आप कार्यकर्ताओं से बताते हैं कि वैचारिक रूप से हमारी संपदा क्या है, हम कैसे दूसरों से अलग हैं, हमने क्या किया है। और अब मैं आपको दुनिया का इतिहास बताऊं, दुनिया को विचारों ने बदला है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एलजेपी भी पूरी तरह से तैयारी में जुट गई है। विधानसभा चुनाव के लिए एलजेपी ने जमुई जिले के 4 सीटों में से 3 सीटों पर अपनी दावेदारी भी की है। एलजेपी के नेता ने जमुई में कहा कि जिले के चकाई, जमुई और सिकंदरा सीट पर एलजेपी की दावेदारी है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का संसदीय क्षेत्र जमुई है। हम लोग इस बार जो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्थानीय सांसद माननीय चिराग पासवान जी का जो निर्देश प्राप्त है उसके अनुसार हम लोग हर हाल में इस बार जमुई जिले में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। 14 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में जो पार्टी के द्वारा विशाल रैली का आयोजन किया गया है उसमें बड़ी संख्या में जमुई की भागीदारी होनी चाहिए। अभी देखे होंगे कि हम लोग जमुई में जो जितनी भारी संख्या से चुनाव जीते हैं उसी प्रकार से हम चाहते हैं कि यहाँ भी सदस्यता अभियान भी बड़ी संख्या में हो। आगे बढ़ते हैं। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज 18 ने पिछले दिनों यूरिया की कालाबाजारी की खबर को प्रमुखता से दिखाया था। कई जिलों में ब्लैक में यूरिया की बिक्री को हमने स्टिंग से भी साबित किया, जिस पर कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने संज्ञान लिया और अधिकारियों को तुरंत इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रेम कुमार ने इसके लिए न्यूज 18 की तारीफ की है। बात की है, न्यूज 18 समय समय पर राज्य के किसानों के हित में और जो खबरें आती है जाकर के, और मैं देख रहा था कि अभी खाद की कालाबाजारी के संबंध में खबर आई थी जाकर के। संजोग से मैं टेलीविजन से मैं ऑन करके सुन नहीं जा रहा था, खबर देखा हमने जाकर, और जैसे ही खबर हमने देखा संज्ञान में लिया, और रात में दिल्ली में देखा था, परसों दिल्ली में मैं था, और तुरंत हमने वहाँ से मतलब अपने अधिकारियों को डायरेक्शन दिया
ऐसी शिकायत मधुबनी से, गया से, गोपालगंज 3-4 जिला का चर्चा उसमें था। सभी जिले के अधिकारियों को हमने डायरेक्शन दिया और कल मैं दिल्ली से लौटा हूँ, कल बैठक भी करके सारी कंपनियों को बुलाया था हमने, हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर भी थे, परसों भिशी भी हम लोगों ने किया डीएम लोग के साझा करके कि जिले में जो दवा दुकानों में फार्मासिस्ट की नियुक्ति की अनिवार्यता को खत्म किए जाने समेत कई मांगों को लेकर आज बिहार में दवा दुकानें बंद रहीं। दरअसल बिहार केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के आह्वान पर सभी थोक और खुदरा मेडिकल दुकानें बंद हैं। एसोसिएशन ने 3 दिनों तक बंद का आह्वान किया है, जिसके पहले दिन मरीज और उनके परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बिहार में दवा दुकानदारों की हड़ताल का असर राजधानी पटना में भी दिखा। आलम ये रहा कि सरकारी अस्पतालों में दवा उपलब्ध नहीं होने से लोगों को काफी परेशान होना पड़ा। दवा दुकानों में फार्मासिस्ट की नियुक्ति की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने समेत 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में दवा दुकानों में फार्मासिस्ट की नियुक्ति की अनिवार्यता को समाप्त किए जाने समेत 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में जहानाबाद जिले की सभी थोक और खुदरा दवा दुकानें बंद रही। इस वजह से मरीज और उनके परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। भोजपुर में भी आरा समेत पूरे जिले में दवा दुकानें बंद रहीं। मेडिकल दुकानें बंद रहने से मरीज के परिजनों को दवा की समस्याओं से जूझना पड़ा। मरीज के परिजन दवाओं के लिए चक्कर काटते रहे। केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन की तरफ से 3 दिनों की हड़ताल के समर्थन में मुजफ्फरपुर में जुलूस निकाला गया। एसोसिएशन के सदस्यों ने अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी की और खुली हुई दवा दुकानों को बंद कराया। हड़ताल की वजह से मुजफ्फरपुर की दवा मंडी जूरन छपरा में भी सन्नाटा पसरा रहा। पटना सिटी में भी हड़ताल का खासा असर दिखा, जिस वजह से सभी दवा दुकानें बंद रही। मरीज और उनके परिजनों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। सीतामढ़ी में 3 दिवसीय दवा दुकानदारों की हड़ताल का असर दिखा। इस वजह से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। हालांकि सीतामढ़ी के दवा विक्रेता संघ ने शहर के 3 केंद्रों पर दवा उपलब्ध होने का दावा किया है। दवा विक्रेता संघ की तरफ से पूरे बिहार में बुलाए गए हड़ताल का असर नवादा में भी देखने को मिला, जहां थोक और खुदरा दवा दुकानें बंद दिखी। सभी दवा दुकानदारों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारा बुलंद किया। भागलपुर में भी जिले भर की सभी दवा दुकानें बंद रहीं। हालांकि एसोसिएशन ने इमरजेंसी सेवा को देखते हुए मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पास की दुकानों को खोलने की इजाजत दी, लेकिन ज्यादातर दुकानें बंद रहीं। बाढ़ में भी हड़ताल का अच्छा खासा असर दिखा। सभी दवा दुकानें बंद रहीं। दवा दुकानदारों का कहना है कि फार्मासिस्ट की उपलब्धता और तकनीकी गलती को लेकर जांच टीम अक्सर दुकानदारों का शोषण किया करती है, जिससे दुकानदार परेशान हैं। अपनी मांगों को लेकर दवा दुकानदारों की राज्यव्यापी हड़ताल का असर छपरा में भी दिखा, जहां तमाम दुकानें बंद रही। हालांकि प्रशासन ने लोगों की समस्याओं को देखते हुए सभी प्रखंडों में कुछ दवा दुकानों को खोलने का निर्देश दिया, जिसमें सदर अस्पताल के सामने की 3 दुकानें शामिल थीं। अब दवा दुकानदारों की हड़ताल की वजह भी जान लीजिए। दरअसल हर दवा दुकान पर फार्मासिस्ट का होना अनिवार्य है। बिहार स्टेट फार्मासिस्ट काउंसिल एक्ट 1940 में इसका जिक्र है। फार्मासिस्ट के बिना दुकानदार दवा नहीं बेच सकते। एक फार्मासिस्ट एक ही दुकान पर काम कर सकता है। दूसरी जगह पर नौकरी करना नियम का उल्लंघन है। नियम तोड़ने पर सजा का भी प्रावधान है। एक लाइसेंस पर एक ही दुकान खोली जा सकती है। फार्मासिस्ट कानून में संशोधन कर सरकार ने कार्रवाई की। फार्मासिस्ट का आधार कार्ड दुकान की लाइसेंस से लिंक होगा। नए नियम से फार्मासिस्ट की धोखाधड़ी पकड़ी जाएगी। बिना फार्मासिस्ट वाली दुकानों का लाइसेंस रद्द होगा। दुकानदार सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर सहरसा से है, जहां चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है। चोरों ने समाहरणालय परिसर में लगे मोटरसाइकिल पर हाथ साफ कर दिया। हालांकि चोरी की वारदात सदर एसडीओ ऑफिस में लगे सीसीटीवी में कैद हो गया, जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। कैसे एक युवक पहले मोटरसाइकिल के पास कुछ देर तक मंडराता है, फिर बाइक पर बैठ जाता है और ठीक कुछ देर बाद बाइक लेकर युवक फरार हो जाता है। खुला हुआ था, देखिए स्टार्ट किया, चल दिया।